हेलो एंड वेलकम टू एस्टमास क्लासेस वंस अगेन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पार्टनरशिप का और जो आखिरी टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डेथ ऑफ अ पार्टनर। खल्लास। तो आज किसी पार्टनर का मर्डर करने वाले हैं हम लोग, है ना, और उसको छुट्टी दे देने वाले हैं, पूरे जिंदगी से छुट्टी। ठीक है, तो इसका क्या रूल्स होगा, मर्डर करने का क्या रूल्स होगा, या उसके मौत के बाद हम लोग किस तरीके से पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो यही सारा चीज हम लोग सीखने वाले हैं, और इसी मौत के साथ, है ना, इस डेथ के साथ ही, है ना, हमारा और भी क्या क्या टॉपिक। थैंक यू लाइट जलाने के लिए। तो इसी टॉपिक को जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि एक पार्टनर का डेथ हो गया, लेकिन डेथ के बाद किस तरीके से एक उस पार्टनरशिप बिजनेस को कंटिन्यू किया गया। ठीक है, मतलब किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा और डेथ होने के बाद वो पार्टनरशिप कंटिन्यू होगा। अभी हम लोग वो करेंगे, मतलब पार्टनरशिप जो है ना वो खत्म नहीं होगा, ये बिजनेस चलता रहेगा। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इस बिजनेस को चलाते रहेंगे। हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग वो सारे टॉपिक्स करने वाले हैं कि एक पार्टनर का डेथ तो होगा, लेकिन उस डेथ के बाद उस बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं होगा, और वो बिजनेस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। ये हम लोग डिसोल्यूशन में करेंगे। यही है, इसी का हिस्सा है डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप का जो आखिरी है कि पार्टनरशिप अगर खत्म हो जाए तो डिसॉल्व करते हैं हम लोग पार्टनरशिप को। वो डिसॉल्व करने का क्या तरीका होगा, कौन से पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे, है ना, अगर इंसॉल्वेंट अगर हो गए तो रूल्स क्या होगा, ये सारा हम लोग चैप्टर डिसोल्यूशन में करेंगे। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन होगा, उसमें हम लोग करेंगे। अभी फिलहाल किसी पार्टनर का अगर डेथ हो जाता है तो डेथ के वक्त हम लोग किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो डेथ जो है, डेथ पार्टनरशिप में एक किसी पार्टनर का डेथ हो जाने का ये मतलब है कि ओल्ड पार्टनरशिप खत्म होगा और उसके जगह पे नए पार्टनरशिप आएगा। एग्जिस्टिंग जो पार्टनर्स रह जाएंगे उनको लेकर हम लोग न्यू पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होगा। तो ओल्ड पार्टनरशिप खत्म होगा और नया पार्टनरशिप शुरू होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो डेथ भी एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है। क्या है ये? डेथ क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, मतलब पार्टनरशिप का फिर से बनावट। एक पार्टनर मर गया तो क्या हुआ, बाकी के जो पार्टनर्स है उस बिजनेस को कैरी ऑन करने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले हैं, इस तरीके से चलने वाला है। ठीक है, तो डेथ के बारे में ये बता दें कि डेथ इज अ परमानेंट रिटायरमेंट फ्रॉम द बिजनेस एज वेल एज फ्रॉम द वर्ल्ड, है ना। हमारे बिजनेस से तो रिटायरमेंट है ही, इस दुनिया से भी रिटायरमेंट हो गया। अब मुलाकात आखिरत में होगा। ठीक है, तो फिर भैया जी अब तो वो पार्टनर रहा नहीं। और डेथ के केस में क्या होता है कि रिटायरमेंट में एक डेट फिक्स होता है ना, कि भैया 31 मार्च को आपको रिटायर हो जाना है। पहले से फिक्स रहता है ना, लोगों को पता होता है कि इस साल हम रिटायर हो जाने वाले हैं। तो जो भी अकाउंटिंग पीरियड होता है, जनरली अकाउंटिंग पीरियड के एंड में रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन डेथ एक ऐसा रिटायरमेंट है जो कभी भी हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है। बिजनेस शुरू किया 1 जनवरी को और 1 मई को लटक गया, वो मर गया। उसी तरीके से कोई 3 महीना बिजनेस करके मरा, कोई 2 महीना बिजनेस करके मरा, कोई 2.5 महीना बिजनेस करके मरा, कोई 15 दिन, कोई 17 दिन बिजनेस करके मर गया। तो डेथ कभी भी हो सकता है। डेथ कभी बोल कर नहीं आता है कि देख भाई ते तैयारी कर ले, आने वाला 31 मार्च जो फिनेंशियल ईयर का एंड डेट है उस दिन तेरा मौत हो जाएगा, बैलेंस शीट देखकर तेरा हार्ट अटैक होगा। तो ये आप बताओ कि ये क्या मुमकिन है कि मौत जो है ना, लोगों को पता चल जाए कि हाँ मेरा मौत इस दिन होने वाला है? नहीं। हाँ, अगर आप पहले से कॉन्स्पिरेसी ये किए हो कि एक पार्टनर को लुढ़का देना है, वो अलग सी बात है ना। तो हमारा क्या है कि डेथ जो होगा वो बोलकर नहीं आएगा। किस डेट में डेथ हो रहा है ये बोला नहीं जाएगा। तो
लोग जो है ना प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, पार्टनर्स उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं। जब डेथ होता है तो पुराना पार्टनरशिप खत्म होता है, और जब नया पार्टनरशिप बनता है तो रिवैल्यूएशन जरूरी होता है। क्या जरूरी होता है? रिवैल्यूएशन जरूरी होता है। तो हमें जिस तरीके से रिटायरमेंट का जितना भी रूल्स है वो सारा रूल्स डेथ में फॉलो होगा, वो सारा का सारा रूल्स डेथ में भी फॉलो होगा। समझ गए? बस जेएलपी से रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम एक जेएलपी वाले सम्स में बताएंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर पार्टनर का मौत हो जाता है तो किस तरीके से जेएलपी का ट्रीटमेंट होगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट होगा, अलग तरीके से होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है? तो पहली बात जो आपको याद रखना है वो ये है, सबसे पहला काम क्या करना है? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन ये होगा। ठीक है? नंबर 2, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, है ना? एग्जीक्यूटर का भी अकाउंट बन सकता है, मतलब जो एग्जीक्यूट हो गया एग्जीक्यूटर अकाउंट, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनेगा, है ना? जैसे जो पार्टनर मर गया तो मरने के बाद उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? अरे वो तो कब्र में चला गया, उसका हिस्सा लेने कौन आएगा? उसके घर वाले आएंगे, जो भी नॉमिनी में होंगे वो आएंगे, उसका बेटा आएगा या उसकी बीवी आएगी, वो हिसाब किताब करवाएगी कि उसके शौहर का क्या क्या था या उसके बाप का कितना हिसाब बनता है, उसका कैपिटल में कितना है, रिजर्व एंड सरप्लस में हिस्सा कितना है, तो उसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर। उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? एग्जीक्यूटर। तो हमें एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ सकता है, और उसमें भी हम लोग रिटायरमेंट में पार्टनर्स कैपिटल, जो रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट हम लोग जैसे बनाते हैं, हूबहू एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा, है ना? वहां लोन अकाउंट रिटायरमेंट में क्या बनता है? लोन अकाउंट, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर अपना पैसा लोन में ट्रांसफर करके निकल गया। अब ये लोन 4 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट में जब पेमेंट होगा तो पार्टनर का लोन अकाउंट आपको बनाने के लिए बोलेगा। तो अगर आपने वो नहीं सीखा है अभी भी, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट जैसा बनेगा उसी तरीके से पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बनेगा। सेम केस है, जैसा डेथ है वैसा रिटायरमेंट भी है, सेम टू सेम। अगर आपने रिटायरमेंट कर लिया है तो डेथ भी बिल्कुल वैसा ही है। रिटायरमेंट में भी जितना दिन बिजनेस करके एक पार्टनर रिटायर हुआ है, तो जितना दिन वो बिजनेस करके रिटायर हो रहा है उतना दिन का हिस्सा उसके अकाउंट में जाना चाहिए, डेथ में भी जाएगा, डेथ में भी जाएगा। ठीक है? तो हमें क्या बनाना पड़ सकता है? एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है? तो जो भी एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है लिख देते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है? और बैलेंस शीट, डेथ के बाद बैलेंस शीट कैसे बनेगा वो हम लोग बनाएंगे। तो आइए हम लोग एक सम्स लेते हैं। बाकी सारा रूल्स आपको मालूम है, जो भी हम लोगों ने रिटायरमेंट में पढ़ा है वही रूल है, कुछ नया नहीं है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज हम लोग डेथ खत्म कर दें। आपको होमवर्क मिलने वाला है आज ज्यादा, ठीक है? इसके लिए आप तैयार रहे। मेरा क्लास होगा और होमवर्क नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है? मिलेगा ही। ठीक है? देखिए ये जो क्वेश्चन है आप देख लो, स्टडी, आपके स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में RST व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। किस रेशियो में ये लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं? 5:3:2, 5:3:2 रिस्पेक्टिवली।
ऑन 31st December 1997 their balance sheet stood as under. 31 दिसंबर 1997 को उनका बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से है। क्या है? गुडविल है, लीज होल्ड है, पेटेंट है, ठीक है, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश। और यहां पे आपका जो है ना वो क्रेडिटर अकाउंट है, क्रेडिटर है, रिजर्व फंड। अब रूल्स वैसा ही है जैसा रिटायरमेंट में था कि कोई भी रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो बढ़ जाएगा पार्टनर में। पार्टनर का कैपिटल कहां चलेगा? पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाएगा। टी डाइड ऑन फर्स्ट में। टी कब मर गया? कौन मरा? टी, है ना। टी क्या हो गया? टी का इंतकाल हो गया, है ना। कब हुआ? 1 मई को इंतकाल हो गया, है ना। मे डे को, लेबर डे। सुनो, गुडविल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years प्रॉफिट विच वर। गुडविल का जो वैल्यूएशन किया गया है 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years प्रॉफिट, लास्ट 4 साल का प्रॉफिट पे गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। 1994 में 65,000, 1995 में 60,000, 1996 में 80,000 और 1997 में 75,000 ये प्रॉफिट है। अब इन प्रॉफिट के ऊपर एवरेज प्रॉफिट निकालकर गुडविल का वैल्यूएशन 2 years परचेज पे रखा जाएगा। गुडविल का वैल्यूएशन 2 years परचेज पे रखा जाएगा। मशीनरी भी वैल्यूड एट 1,40,000, पेटेंट का वैल्यू और लीज होल्ड का वैल्यू दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ। अब देखो मशीनरी हो गया 1,40,000, पहले मशीन का वैल्यू कितना था? तो 10,000 मशीन का वैल्यू घट गया। और पेटेंट जो है ना हो गया 40, पहले 30 था, अभी 10,000 रुपया बढ़ गया, तो ये फायदा हो गया। और लीज होल्ड का 1,25,000 हो गया, पहले था, हाँ इसमें भी 25,000 का फायदा हुआ। और हम लोग देख लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन द प्रॉफिट। अब देखो लास्ट बैलेंस शीट का डेट ये क्या है, आप देखो ना, प्लीज देखो ना, दिसंबर 1997 है। दिसंबर 1997 को बैलेंस शीट का डेट दिया हुआ है। दिसंबर 1997 को बैलेंस शीट का वैल्यू गिवन है। बैलेंस शीट का जो वैल्यू, यहां जो डेट है लास्ट ईयर जो डेट दिया हुआ, जो बैलेंस शीट गिवन है वो कौन से डेट में है? दिसंबर 1997। कब का दिया हुआ है? हाँ, ये लास्ट बैलेंस शीट उसी डेट में है। और जो पार्टनर मरा है 1 मई को मरा है, तो इसका मतलब लास्ट बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करने के कितने दिन के बाद मरा? 4 महीना। 30 अप्रैल तक जिंदा था। जब नेक्स्ट डे 1 मई को ऑफिस आना था, वो बेचारा लौट नहीं पाया। उसके घर से खबर आया कि उनका इंतकाल हो गया है, जनाजा का नमाज मगरिब बाद होगा। तो चलो ठीक है, सुनो तो चलिए इधर देखिए। तो अब टी का हिस्सा टी को देना है, और तो इसके लिए वो जो 4 महीना बिजनेस करके मरा है ना, तो 4 महीना का प्रॉफिट का हिस्सा उसको दिया जाएगा। ऐसा केस रिटायरमेंट में भी आ सकता है, समझे। तो रिटायरमेंट में अगर आ जाए तो घबराना नहीं है, उसको 4 महीना का सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से दे देना है। यहां भी हम लोग वही करेंगे, उसका हिस्सा बनता है ना भाई, बस उसका हिस्सा निकालकर हम लोग दे देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। अब क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टी शेयर इन द प्रॉफिट। टी का शेयर निकाला कैसे जाएगा, क्योंकि ये ईयर 1998 है, जिस साल वो मरा है 1998। अब तो प्रॉफिट या लॉस तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ना निकलता है, पहले निकलता है, कभी बीच बीच में निकाला जाता है नहीं। प्रॉफिट या लॉस कब निकाला जाता है? अकाउंटिंग ईयर के एंड में निकाला जाता है। क्लियर। तो अकाउंटिंग ईयर के एंड में अगर निकाला जाता है तो भैया जी अभी तक तो प्रॉफिट निकला नहीं, तो इसलिए 1998 का प्रॉफिट क्या मानने को कहा गया। यह हमेशा कह देगा कि आप 1998 का प्रॉफिट क्या मानोगे, और जैसा वो कह देगा आपको वही मानना है। तो क्या मानने को कहा है? शुड बी टेकन टू हैव एक्रूड ऑन द सेम स्केल एज इन 1997। बोला 1997 में जितना मुनाफा हुआ था उतना ही मुनाफा हम लोग 1998 में भी रखने वाले हैं। A sum of 21,000 to be paid immediately to the executor of T।
टी का जो एग्जीक्यूटर है उसका बेटा या उसका बीवी या उसकी माँ जो आई है पैसा लेने के लिए, बाप भी आ सकता है, छूट गया था, तो 21,000 रुपया उसको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? हाँ भैया कितने 21,000 रुपया भी रख, अचानक से हमें छोड़कर चले गए हैं आपके पिताश्री, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास इतना पैसा नहीं, आप 21,000 रुपया भी रख लो, रखो 21,000 आप रखो, बात मानो, इतना में काम चलाओ आप। टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर, इमीडिएटली दे दो अभी, और एंड द बैलेंस टू बी पेड, और जो बैलेंस पे करना है इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%। बोला 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 10% प्रति वर्ष के हिसाब से इंटरेस्ट लगाकर उसको 4 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। कितने इंस्टॉलमेंट? 4 इंस्टॉलमेंट कर दिया जाएगा, जितना पैसा उसका बचा 4 इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा पेमेंट किया जाएगा। किसको? टी के एग्जीक्यूटर को। अरे टी को कैसे पेमेंट करेंगे? कब्र में जाके पेमेंट करेंगे? हाँ, टी को नहीं, याद रखना, टी को कभी नहीं पेमेंट कर सकते हम लोग, पेमेंट करेंगे टी के एग्जीक्यूटर को। हाँ, अक्सर ये स्टूडेंट गलती करते हैं, वो लोग अकाउंट खोलते हैं टी का अकाउंट, गलत, पूरा एक साथ पूरा काट दिया जाएगा, है ना। हाँ, ये समझने वाला बात नहीं है, ये मिस्टेक होता है, स्टूडेंट करता है मिस्टेक, वो टी का अकाउंट बना देता है। ठीक है, बहुत सारे क्लास 12 के स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, वो टी अकाउंट बोल के लिखे हैं, तो टी का अकाउंट होगा ही नहीं, टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट होगा। जो डिजिस्ट पार्टनर है, डिजिस्ट पार्टनर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट को आपको बनाना होगा। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, टीज कैपिटल। अब देखो पूरा का पूरा कैपिटल नहीं बोला है बनाने, सिर्फ टी का कैपिटल बनाने बोला है, तो इसका मतलब आप जो 3 कॉलम करते हो ना, 3 कॉलम, आपको 3 कॉलम नहीं बनाना है, सिर्फ टी वाले कॉलम को आपको मेंटेन करना है बस। तो पूरा कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि पूरा कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कितना पार्टनर है? 3, तो 3 कॉलम करना होगा आपको, सिर्फ टी को संभालना है बस। और क्या? टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। सम्स करते हैं अब? श्योर। ये हो गया रिवैल्यूएशन, टीज कैपिटल अकाउंट, देख लो सीधा है, ठीक है, टेढ़ा है पर मेरा है, रहने दो। चलो, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट, लेफ्ट और राइट? लड़की लोग बहुत बदमाश हो गई है, सुनो। चलो ठीक है, चलो भाई, तो पहला अकाउंट क्या है? रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर उसके बाद टीज कैपिटल अकाउंट, फिर इसके बाद in the books of चलिए रिवैल्यूएशन सबसे पहले करते हैं। क्या क्या रिवैल्यूएशन में है? देखो, जिसमें फायदा हुआ वो देखेंगे, लीज होल्ड और पेटेंट। इसमें फायदा हुआ है तो फायदा होने से रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता है, तो यहां लिखेंगे बाय लीज होल्ड कितना? 25,000, बाय पेटेंट 10,000, टू मशीनरी कितना? 10,000,
और तो कुछ भी नहीं है। देखो ये 35 से 10 गया 25,000 रुपया। तो ये किसके अकाउंट में जाएगा? सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो टू पार्टनर्स कैपिटल RST 12,500 7,500 5,000। ठीक है। अब देखिए टी का अकाउंट बनाएंगे तो सिर्फ टी का ही बैलेंस आप पुट करना है। ये कैपिटल अकाउंट है, सिर्फ टी का बैलेंस ही पुट करना है। बताओ टी का कैपिटल कितना है? देखो टी का कैपिटल है 75,000 और रिजर्व टोटल 30,000 है और इसका हिस्सा होता है 2/10। तो देखिए ये हो गया 75,000, रिजर्व इसके अकाउंट में, इसका हिस्सा इसमें जाएगा। तो बाय रिजर्व अकाउंट देखिए टोटल रिजर्व है कितना? 30,000 का 2/10 6,000। हाँ हो गया। अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जो है ना वो हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रॉफिट कितना? सिर्फ उसका हिस्सा डालोगे। किसका? टी का डाल दिया आप, रिवैल्यूएशन हो गया। अब हमें ना गुडविल का हिस्सा उसे देना है क्योंकि वो बेचारा परलोक चला गया। तो उसका हिस्सा उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डालने के लिए पहले तो उसका कैपिटल का हिसाब करना पड़ेगा। तो वो अगर जा रहा है, वो अगर चला गया तो उसके हिस्से का जो कैपिटल का पैसा है, गुडविल का पैसा है, प्रॉफिट का पैसा है, सारा उसके कैपिटल अकाउंट में जाना चाहिए। तो हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन निकालेंगे। या गुडविल के वैल्यूएशन के लिए 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 4 years एवरेज प्रॉफिट। तो लास्ट 4 साल का एवरेज प्रॉफिट हम लोग निकालने वाले हैं। तो नोट नंबर कैलकुलेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, या कैलकुलेशन फॉर गुडविल लिखो। पहले आप लिखो एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या है बोलो? नहीं, पहला साल का कितना है प्रॉफिट? देखो पहले साल का 65,000 का मुनाफा प्रॉफिट है, दूसरा साल का 60, तीसरा का डिवाइडेड बाय कितना हो रहा है? 2 लाख डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। तो देयरफॉर गुडविल क्या होगा? गुडविल होगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ। तो एवरेज प्रॉफिट 70,000, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 1,40,000। क्लियर? समझ में आया? तो बाई, तो उसका हिस्सा कौन देगा? कौन कौन मिलके? जो गेनिंग पार्टनर है। तो गेनर कौन कौन है? आर एंड एस, क्योंकि इनका न्यू पीएसआर गिवन। तो जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू है, और जब जो ओल्ड और न्यू अगर सेम हुआ तो गेनिंग रेशियो सेम होगा। तो बाई आर बाई एस कैपिटल, बाई आर्स कैपिटल बाई एस कैपिटल। क्लियर?
गेनिंग रेशियो क्या है इनका? 5:, यही रहेगा, क्योंकि ओल्ड रेशियो भी इनका आपस का, आर और एस का ओल्ड रेशियो कितना था? 5:, तो न्यू भी कितना रहेगा? 5:3 रहेगा। ठीक है, अगर न्यू के बारे में कुछ नहीं बोला है तो ओल्ड ही न्यू मान लेंगे, और जब ओल्ड और न्यू सेम रहेगा तो गेनिंग रेशियो भी सेम रहेगा, तो गेनिंग रेशियो 5:3 होगा। तो बताओ इसका हिस्सा होता है 1,00,000, सॉरी इसका हिस्सा हम लोगों ने निकाला नहीं अभी तक, तो देयरफॉर शेयर ऑफ गुडविल फॉर किसके लिए? ए, टी, सॉरी, 1,40,000 इंटू 28,000। क्लियर? तो 28,000 को बांट दो, कितना होगा? 10,500। क्लियर? तो आर और एस में बढ़ गया। क्लियर है सभी के लिए? अब देखिए, और बाकी आर का कैपिटल डेबिट होगा, एस का कैपिटल डेबिट होगा। इन लोगों का तो कैपिटल हम लोग बना नहीं रहे, बना रहे हैं क्या? चलिए, ये तो हो गया। बाकी अब टी जो मरा था वो 1 मई को मरा, तो 4 महीना बिजनेस करने के बाद वो मरा। उसका हिस्सा का जो प्रॉफिट होगा उसके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नोट नंबर 2 यहां करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे टीज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? हमें बोला 1998 का जो प्रॉफिट होगा, हमें बोला है 1998 का जो प्रॉफिट होगा विल बी इन द सेम स्केल एज इन 1997। 1997 में जिस स्केल में प्रॉफिट हुआ है उसी स्केल में 1998 में भी प्रॉफिट होगा, सेम स्केल। तो बताओ 1997 में कितना हुआ था? तो इस साल का भी हम 75 मान लेते हैं, इस साल का भी प्रॉफिट कितना मानना होगा? 75, है ना? यस, तो बहुत देर के बाद बोले तुम लोग। सुनो, यहां पे गुडविल का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है? 25,000। गुडविल ऑलरेडी अपेयरिंग इन द बुक इज 25,000। यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सुनो, गुडविल का टोटल वैल्यू कितना निकला है? बट गुडविल इन बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में कितना है गुडविल? 25,000। तो माइनस कर दो, कितना बचेगा? 1,15,000। ये अंडर वैल्यूड आया। क्या आया? ये अंडर वैल्यूड गुडविल आया 1,15,000। कितना आया? 1,15,000 का हिस्सा कितना होता है? तो देयरफॉर टी शेयर, टी का शेयर कितना होना है? 1,15,000 इंटू 2/10 ना, 23,000 रुपया टी का शेयर बनता है। कितना? हम तो 23 ही बोले ना। 8 दिख रहा है, दोनों तरफ से 3 दिख रहा है तुम लोगों को, लेकिन वो 3 है। तो इसका मतलब 23,000 रुपया आप बांटो 14,300 और 8,625। तो गुडविल जो बैलेंस शीट में अपेयर होता है उसका हिस्सा ऑलरेडी जो डिजीज पार्टनर है उसके अकाउंट को मिला हुआ, बेनिफिट उठाया हुआ है। तो कितना का बेनिफिट नहीं उठाया हुआ है? 1,15,000। तो गुडविल का टोटल वैल्यू 1,40,000 है। गुडविल जो बैलेंस शीट में अपेयर रहेगा ना, हमेशा उसको लेस कर देना टू फाइंड अंडर वैल्यूड अमाउंट। तो अंडर वैल्यूड का ही टी का हिस्सा बनता है 23,000, तो अंडर वैल्यूड का ही हिस्सा उसको मिलेगा। क्लियर है? अब टी का शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ था? 75,000। 75,000 तो पूरे साल का ना है। टी मरा कितना दिन बिजनेस करके? तो पहले आप 4 महीने का निकाल लो, 4/12 निकाल लिए। अब ये जो प्रॉफिट आया, 4 महीने का प्रॉफिट आ गया,
ये प्रॉफिट कितना महीने का आया? 4 महीने का प्रॉफिट इतना होता है, ठीक है। तो टी का हिस्सा कितना होता है? तो 2/10 हम लोग निकालेंगे। तो अब टी को प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बैलेंस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना? 5,000। तो टी का हिस्सा हो गया। अब टी का सारा पैसा कहां चला जाएगा? टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ये पूरा का पूरा पैसा टी के एग्जीक्यूटर। अब तुम बोलोगे सर 21,000 इमीडिएटली पेमेंट करने का बात बोला है सर। तो भैया टी के अकाउंट में नहीं पेमेंट कर सकते हैं, टी जिंदा नहीं है, ठीक है। टी खल्लास। टी को पेमेंट करने के लिए आपको भी परलोक जाना होगा। जा पाओगे? सीढ़ी है, वो दुआ से पैसा पहुंचा दोगे। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि टी तो मर चुका है, तो टी के कैपिटल में आप पेमेंट नहीं कर सकते। पेमेंट आप किसके हाथ में दोगे? एग्जीक्यूटर। तो पेमेंट कुछ भी होगा टी के लिए, वो टी के एग्जीक्यूटर में होगा, ठीक है ना। तो ये कितना बैलेंस बचा? 1,14,000। अब हम लोग करते हैं टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट। फटाफट यहां पे कॉपी कीजिए आप लोग। सुनो, अब हम लोग इस सम्स में टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे। क्या? टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है। ये हम लोग मिटा देते हैं, इसका काम हो गया है। टीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, तो ये टी के एग्जीक्यूटर में पहले ट्रांसफर होगा। कितना तारीख को ट्रांसफर होगा बोलो? तारीख क्या है? 1 में 1/5/1998। ये भी 1/5/98। तो 1/5/98 को ट्रांसफर होगा। लिखेंगे हम लोग क्या बोलकर? बाई टीज एग्जीक्यूटर बाई टीज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाई टीज कैपिटल अकाउंट। कितना? तो टी के एग्जीक्यूटर में आ गया। कहां से आया? कैपिटल अकाउंट से आया। कहां से आया? कैपिटल अकाउंट से आया। अब हम लोग टी के एग्जीक्यूटर को फौरन सेम डे कितना पेमेंट कर रहे हैं? देखो, a sum of 21,000 to be paid immediately to the executor of T। टी के एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली 21,000 रुपया देना है। दे दो 1/5/98 को टू बैंक या टू कैश से भी दे सकते हो। कितना? 21,000। अब जो बच गया, कितना बचा? 1,14,000 से आप 21,000 बात करोगे, 93,000 बचेगा। कितना बचेगा? 93,000। कितना बचा? अब ये 93,000 का कितना इंस्टॉलमेंट होगा? 4। तो आप 4 इंस्टॉलमेंट में बांट दोगे। हर एक इंस्टॉलमेंट 23,250 का हुआ है। क्लियर है? हर एक इंस्टॉलमेंट 23,250। इस पे इंटरेस्ट कितना कैरी होगा? मतलब इस लोन पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। इसका मतलब ये लोन जो है ना, ये लोन 1/5 से शुरू है। कितना तारीख से? 1/5 से शुरू है। और हर 6 महीने के इंटरवल में हमें क्या करना है? पेमेंट करना है। हर एक इंस्टॉलमेंट का पेमेंट। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट 23,250 का है, और ये इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ हमें पेमेंट करना है। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ? तो सबसे पहले आप देखो, ठीक 6 महीना के बाद, ठीक 6 महीना बाद, 1 मई से ठीक 6 महीना जोड़ो।
क्योंकि 6 महीने के बाद पहला इंस्टॉलमेंट देना है, 1 मई के बाद ठीक 6, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर आप इसको 31 अक्टूबर भी बोल सकते हैं। 31 अक्टूबर 98 को सबसे पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। क्या कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट। तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट हो रहा है? देखो मेरे ऊपर लोन है 93,000 का। कितना का लोन है? 93,000। यहाँ पे किसी का साउंड आया था, 93,000। तो 93,000 का कितना परसेंट? 10% इंटू कितना महीना का? 6 मंथ। तो बताइए कितना होता है? 4650। तो 4650 जो है ना, वो क्या है? इंटरेस्ट। अब हमें इसी डेट में पहला इंस्टॉलमेंट पे करना है। 31 अक्टूबर 98 को लिखेंगे हम लोग टू बैंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट कितना है पहला इंस्टॉलमेंट? देखो 23,250 तो देने ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट का कितना? 4650। कितना हो गया? 27,900। तो 27,900 पहला इंस्टॉलमेंट निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट कब है? और 6 महीने के बाद। तो 6 महीने के बाद फिर से आएगा 30 अप्रैल 1999। तो 30 अप्रैल तो ईयर चेंज हो रहा है ना। ईयर क्या हो रहा है? अभी कौन से ईयर में हो? 98। आपका अकाउंटिंग ईयर चेंज हो रहा है, 1999 आ रहा है। तो आप यहाँ पे बैलेंस सीडी बीडी वाला जो खेल है वो खेलो। तो बैलेंस अगर आप करोगे तो टू बैलेंस कितना तारीख को? 31 दिसंबर 1998 को लिखना टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है? 69750। ठीक है, अब आप सीडी करके बीडी कर दो। 31/12/1990 सॉरी 1 जनवरी 1999। क्या लिखोगे बोलो तो? बाय बीडी। ओपनिंग बैलेंस कितना? ओपनिंग सीडी यहां होगा, बीडी होगा। कितना होगा बोलो? 69। सुनो इधर, 1999। अब आपका पेमेंट डेट कब है? नेक्स्ट पेमेंट डेट क्या है? 30 अप्रैल 1999 नेक्स्ट। और इसके बाद वाला इंस्टॉलमेंट कब होगा? फिर से 31 अक्टूबर 1999। फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 2000 को। ये इंस्टॉलमेंट है। क्लियर? अब फिर से 6 महीने का इंटरेस्ट। अभी आपके ऊपर अब कर्जा था 69,750 का। तो आप 30 अप्रैल 1999 को बाय इंटरेस्ट लिखोगे ना। आपके ऊपर लोन कितना था? 69,750 इंटू 10%। 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये जो लोन है ये लोन बचा हुआ कब से चल रहा है? 31 अक्टूबर के बाद से। तो नवंबर पूरा लोन चल रहा है, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 30 अप्रैल तक का ये सारा 6 महीने का इंटरेस्ट होता है। बोलो 3488 हो गया। अब आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे। ओ बंद नहीं करना है अभी, आप पे करो। 30/4/1999 को आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करोगे। तो लिखोगे क्या बोलकर? टू बैंक सेकेंड
सेकेंड इंस्टॉलमेंट देखो, जो प्रिंसिपल अमाउंट है 23,250 तो हमें पे करना ही है, ठीक है। साथ में अभी तक का इंटरेस्ट होता है 3488। बोलो जोड़ के कितना होगा? 2673 हो गया। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पेमेंट होगा? 31 अक्टूबर। अब देखो 31 अक्टूबर 1999 को बाय इंटरेस्ट। अब मेरे ऊपर कर्जा कितना था? सीधा बात, 2 इंस्टॉलमेंट आपने भर दिया ना, तो टोटल लोन था आपके ऊपर 93,000 का। 2 इंस्टॉलमेंट गया 46,500, बचा कितना? 46,500। तो अब आपके, अरे भाई सीधी सी बात है, ये ऐड करना ये लेस करना, देखना आप 46,500 आएगा। तो जितना लोन बचा, 2 ही इंस्टॉलमेंट बचा है, एक इंस्टॉलमेंट है 23,250 का, 2 इंस्टॉलमेंट कितना का होगा? 46,500 का ही बचा हुआ है। तो इसके ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। तो इंटरेस्ट होगा कितना रुपया 46,500 के ऊपर? 10% 6/12, बोलो 2325 हो गया। अब आप इस डेट में थर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे 31/10/1999 टू बैंक। थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना हो गया? थर्ड इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट के साथ होगा। देखो ये एक तो 23,250, ये तो रहेगा प्लस 2325, ये आपका इंटरेस्ट। बोलो 25,575 हो गया। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट कब पड़ रहा है? अगले साल 2000 में। तो खैर इस साल का अकाउंटिंग पीरियड अब खत्म होता है। आप 31/12/2000 को लिखना टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस है बोलो? कितना बैलेंस है? ये ऐड करके ये कितना? सीडी करके बीडी करो। एक अरे यार यहाँ 1999 ना होगा, 1/1/2000 को बाई बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है बोलो? एक ही इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है 23,250 का। पेमेंट डेट, लास्ट डेट क्या है? 30 अप्रैल 2001। तो बाय इंटरेस्ट आपके ऊपर लोन, सॉरी 2000 है, आपके ऊपर लोन कितना का है? 23,200, 10% इंटू 163। अब देखो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा 30/4/2000 को टू बैंक। फोर्थ इंस्टॉलमेंट, सीधा बात, फोर्थ इंस्टॉलमेंट में क्या आएगा? ये और ये दोनों मिला के होगा 24,413। बस हो गया पूरा चुकता, आप कोई बैलेंस बचा नहीं। तो ये था हमारा, जैसे रिटायरमेंट में पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है, वैसे ही टी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बना। तो जैसा टी का एग्जीक्यूटर बना, अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप वाले बिजनेस में अगर पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं बनाया है तो वो भी इसी तरीके से बनेगा। क्लियर? फटाफट कॉपी करो, एक सम्स और डिस्कस करके छुट्टी देंगे। बैलेंस शीट जो है ना, इसका बैलेंस शीट टी के एग्जीक्यूटर के बाद, अब बैलेंस शीट बनाने के लिए ना आपको दोनों पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा। जब आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे, उनका कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। आप चाहो तो रफ में एक स्टेटमेंट में भी लिख सकते हो क्या उनको मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, तब जाके आप बैलेंस शीट बना सकते हो,
है ना। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको कैपिटल अकाउंट चाहिए। आपको इस सम्स में सिर्फ दो ही चीज बोला था, एक कैपिटल अकाउंट बनाइए, टी का कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन बनाइए, और टी का एग्जीक्यूटर, बस इतना ही कुछ बोला था बनाने। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सम्स में बैलेंस शीट बनाकर सिखाएंगे कि कैसे बनेगा। अब देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये हम लोग करेंगे अभी, आज का लास्ट सम्स। क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या लिखा है, ए बी एन सी व पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल प्रॉफिट है इनका, मतलब 1:1 के रेशियो में। सी डाइड ऑन 31 मार्च। सी कब मर गया? 31 मार्च को। मतलब द बैलेंस शीट का डेट 31 दिसंबर 2002 है। इसका मतलब 3 महीना बिजनेस करने के बाद मरा वो। एसेट में बहुत कुछ अगड़म बगड़म है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 8,000 है। इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट पे इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2100 का है। आप बोलिए ना, आप बोलिए तो कि 8,000 का इन्वेस्टमेंट है और उसमें फ्लक्चुएशन फंड 2100 हटा दो तो बचेगा कितना रुपया? 5,900। कितना बचेगा? मतलब इस इन्वेस्टमेंट का आज के डेट में करंट वैल्यू कितना चल रहा है? 5,900। क्लियर? क्योंकि इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, इन्वेस्टमेंट प्रोविजन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। कितना? 2100 से। तो 8,000 से 2100 माइनस करोगे तो 5,900 रुपया, मतलब ये इसका नेट वैल्यू है, इन्वेस्टमेंट का नेट वैल्यू है इतना। ठीक है, बस ये पता करके रखो। गुडविल यहाँ पे दिया हुआ है। क्या बात है कि पहले से गुडविल गिवन है 13,500। रिजर्व है, रिजर्व बढ़ जाएगा। ठीक है, और बाकी ये तो पार्टनर के कैपिटल में चला जाएगा। फ्लक्चुएशन रिजर्व 2100 का है, जो कि हमने बोला इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 1800 है। अब आप समझो ना, पहले 18,000 था और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना रुपया है? 1800। अगर माइनस कर दोगे तो 16,200 बचेगा। कितना बचेगा? 16,200 वाला वैल्यू का क्या आगे बोलेगा वो हमें देखना पड़ेगा। समझ गया ना? मतलब इसके साथ 18,000 में 1800 का पीबीडी क्रिएट किया हुआ है, 1800 में 18,000 का पीबीडी क्रिएट किया हुआ है। और हाँ, बेंचेस वगैरह में नहीं लिखते हैं। जो गंदे गलीज लोग होते हैं ना, गलीज, वो लोग बेंच में लिखते रहते हैं। गंदा करे, खूबसूरत सा बेंच है, उसे खूबसूरत ही रहने दो। क्यों इतना गलीजपन का अपना सबूत दे रहे हो? तो कृपया ना करें। ठीक है, हाँ हाँ, बेंचेस में आप लोग कुछ ना लिखें। ठीक है, कुछ भी मत लिखें आप लोग बेंच में। ठीक है, सही नहीं है ना उसमें। तो देखिए अब क्या है कि ये सारा वैल्यूज है और नीचे दिया हुआ है ऑन द डेट ऑफ डेथ इट वाज फाउंड दैट। ये मिला है क्या? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 54 का हो गया। पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना का था? 30 का। तो इसमें कितना बढ़त हो गया? 24,000 का बढ़त हो गया। क्लियर? उसके बाद डेटर वर ऑल गुड। डेटर सारा गुड है, इसका मतलब पीवीडी इज नॉट रिक्वायर्ड। पीवीडी इज, तो पीवीडी कैंसिल कर देना है। मतलब ये पीवीडी जो होगा ना, ये पीवीडी कहां गया? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट को कैंसिल करना है। इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 7,500। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 7,500 रखा गया, जबकि इन्वेस्टमेंट का नेट वैल्यू कितना था? तो इसमें अब 7,500 हो गया। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है?
1600 रुपया से, तो 1600 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट में बढ़ेगा। तो बढ़ने का ये मतलब है आप इसको एडजस्ट करोगे प्रोविजन से। किससे? इन्वेस्टमेंट में जब भी कुछ घटेगा या बढ़ेगा वो आपको प्रोविजन अकाउंट से ही लेना है। किस अकाउंट से? प्रोविजन अकाउंट से लेना है। क्लियर है? A liability for workman compensation 3000 was to be provided for. Liability for workman compensation, liability for workman compensation कितना? 3000 का क्रिएट करना है आपको, नया लाइबिलिटी एक क्रिएट करना है। ठीक है? क्या? नया लाइबिलिटी क्रिएट करना है। ठीक है? Goodwill was to be valued at 1 year's purchase of the average profit of the last 5 years. लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उस पे हम लोगों को 1 year's परचेज, 1 साल का परचेज पे निकालना है। तो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट गिवन है। अब एक बात बोला है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5। लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है ना 2002 का, इसके ऊपर जो डिजीज पार्टनर है सी को देना है। मर गया कौन? सी। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। चलिए, तो हमें कैपिटल अकाउंट सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। ठीक है? तो रीवैल्यूएशन में जहां जहां प्रॉफिट या लॉस हुआ है आप देख लो कहां कहां हुआ है। देखो, पीवीडी में फायदा हुआ है 1800 का, तो फायदा हो गया है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय पीबीडी कितना? 1800 का। ठीक है? और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 1600 का फायदा हुआ है। तो भैया जी इन्वेस्टमेंट में अगर 1600 का फायदा हुआ है तो इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाकर प्रोविजन घटा दो। प्रोविजन, हाँ, बस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ना आप घटा दो। कितना रुपया घटा दो? 1600। 1600 घटा देना है। कितना घटाना है? अरे फायदा 1600 का ना हुआ, नेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 5900, अभी बोल रहा है 7500 हो गया, तो 1600 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ है? तो 1600 का आप इन्वेस्टमेंट प्रोविजन घटा दो। आप यहां पे लिखोगे बाय इन्वेस्टमेंट प्रोविजन, बाय इन्वेस्टमेंट प्रोविजन कितना? 1600। अरे भाई आप देखो 2100 से 1600 हटाओगे तो कितना बचेगा? 500। 500 बचेगा ना। और इन्वेस्टमेंट का टोटल वैल्यू कितना दिखा रहा है अभी कॉस्ट पे? 8000। तो 8000 से इसका फंड प्रोविजन 500 है, तुम हटाओगे तो 7500 वैल्यू हो गया। तो आपको वैल्यू 7500 रखना है तो आप प्रोविजन को घटा दो ना। प्रोविजन जो 1600 का फायदा हो रहा था, आप प्रोविजन घटा दोगे तो फायदा ही दिखाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट। अब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 24,000 रुपया का फायदा हुआ है। कितना? 24,000। उसके बाद देखो, अब यहां पे ये हो गया वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो ये क्रिएट करना है टू लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। कितना? 3000 का कंपनसेशन प्रोवाइड करना है। और कुछ बचा है क्या? नहीं। चलिए प्रॉफिट या लॉस निकालिए। प्रॉफिट हुआ है ना? टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर का कैपिटल है कौन कौन? ए बी सी, जिसमें सी लुढ़क गया। इनका रेशियो क्या था? 1:1:1 इक्वल 8133
3, 8133, 8134 हो गया। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें सारे पार्टनर्स का अकाउंट बनाना है आपको। आप लिखोगे बाई बैलेंस बीडी। तो पार्टनर्स कौन कौन है भाई? ए है, बी है, सी है। तो बैलेंस कितना है बोलिए? 30,000, 25,000, 21,000। जनरल रिजर्व बांटने का काम कीजिए आप। बाय जनरल 2,000, 2,000, 2,000, 6,000 जनरल रिजर्व है। इक्वल पार्टनर है तो इक्वली बढ़ गया, बढ़ गया ना? बात नहीं क्लास के दौरान में, ठीक है। सुनो, अब देखो यहां सारा चीज हो गया जो रिवैल्यूएशन में था। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके और कुछ बचा है कि नहीं। हाँ, हमें गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप यहां बांट दो पहले। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट 8133, 8133 और 8134। क्लियर? अब देखिए आप यहां पे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हमने बांट दिया। अभी हम लोगों को गुडविल अकाउंट, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है, ठीक है। देखिए इधर नंबर 1, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 में कैलकुलेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के लिए आपको क्या बोला था? 5 इयर्स एवरेज प्रॉफिट लेना है। 5 इयर्स। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट निकालते वक्त आपको ऐसा भी कह सकता है सम्स में कि किसी ईयर के एवरेज प्रॉफिट में, किसी ईयर के प्रॉफिट में गड़बड़ी है और आपको रेक्टिफिकेशन करना होगा, करेक्शन ऑफ प्रॉफिट का काम करना होगा। ऑलरेडी हम लोगों ने रिटायरमेंट में वो किया है, ठीक है। तो अगर आपका ऐसा सम्स आ जाता है कि करेक्शन का बात करें तो पहले आपको प्रॉफिट में करेक्शन निकालना होगा और जनरली फिक्स एसेट और डिप्रिसिएशन से रिलेटेड होता है तो आपको उस चीज पे ध्यान देना होगा। तो देखिए आपको गुडविल कैसे निकालने के लिए बोला है? गुडविल इज इक्वल टू बोला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, ठीक है। तो 5 साल का एवरेज प्रॉफिट बताओ, 5 साल का प्रॉफिट कितना कितना होगा? कितना? पहला साल का कितना है? 11,000। दूसरे साल का 11,500। देखिए आप लोग ये देख लीजिए कि 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 98, 99, 2000, 2001, 2002। तो 11,000, 11,500, 8,000, 10,000, 12,000 और 10,000 डिवाइडेड बाई 5 साल का है 5 है। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। ये आपका कैसा प्रॉफिट है? ये आपका एवरेज प्रॉफिट। और नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज कितना है? 1 ईयर है। गुडविल डायरेक्टली निकल गया। तो आप ये एवरेज निकालो, कितना आया? 10,500 आपका गुडविल का वैल्यू आया। बट गुडविल अपीयरिंग इन द बुक लेस गुडविल इन बैलेंस शीट कितना है? 13,500। इससे पता चल रहा है गुडविल का ओवर वैल्यूएशन है। कितना है? ओवर वैल्यूएशन। गुडविल का ओवर वैल्यूएशन है। अंडर वैल्यूएशन होता है तो गुडविल का जो गेनिंग रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, जो
रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिजीज पार्टनर है उसका हिस्सा उसमें डालते हैं। लेकिन जब ओवर वैल्यूएशन है, ज्यादा ओवर वैल्यूड किया हुआ है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये सारा गुडविल का पैसा सब मिलकर भरेगा, सारे पार्टनर्स मिलकर भरेंगे। समझ गए आप लोग? सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर भरेंगे, ओवर वैल्यूड किया हुआ है गुडविल। तो आप एक बेहतर आसान तरीका यह है कि आप रिवैल्यूएशन में ले लो गुडविल। गुडविल बढ़ाना है, क्या करना है? गुडविल बढ़ाना है। समझ गए? तो आप ये काम कर सकते हो तो कि आप रिवैल्यूएशन में ले लो, क्योंकि गुडविल जो है ना होना 3000 घटा हुआ है, मतलब 3000 रुपया से ओवर वैल्यूड है, बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाया गया है। ठीक है, मतलब 3000 वहां से 3000 राइट ऑफ कर देना है। तो राइट ऑफ होगा तो सारे पार्टनर में राइट ऑफ होगा। अगर आपने यहां नहीं किया है तो वो राइट ऑफ का काम आप यहां भी कर सकते हो, पार्टनर कैपिटल में। तो टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। 3000 रुपया ओवर वैल्यूड है ना, बस 3000 आप राइट ऑफ कर दो। तो टू गुडविल राइट ऑफ, आप राइट ऑफ कर दो। इतना 3000 राइट ऑफ करोगे, जो बचेगा वो आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ, 3000 ओवर वैल्यूड है ना, तो 3000 आप कम कर दो, हो जाएगा। रिटर्न ऑफ ओवर वैल्यूड फिगर, ओवर वैल्यूड। तो ओवर वैल्यूड फिगर आप 3000 रुपया राइट ऑफ करो। कितना? 1500। 3000 ना है, तीनों में करना है। 1000 1000 1000 हो गया। अब देखो, गुडविल हो गया राइट ऑफ। तो गुडविल आपका बैलेंस शीट में बता रहा 13500, ओवर वैल्यूड है, तो सबने बेनिफिट उठाया होगा जब ओवर वैल्यूएशन किया गया होगा। अब उसको नॉर्मल में लेके आएंगे तो सबके अकाउंट से काटा जाएगा, काट लिया, सबका अकाउंट से कट गया पैसा। हाँ, बाकी का जो 10500 बचा है, अब ये जिम्मेदारी किसका है? ये अब प्रॉपर्टी किसका रह गया? एग्जिस्टिंग पार्टनर का। वो चाहे तो इस पैसे को, वो अगर चाहे ना तो इस पैसे को वो क्या कर सकता है? राइट ऑफ कर सकता है। क्लियर है? हाँ। क्लियर है? समझ में आया? तो भैया, तो बात ये है, तो ये तो बात हो गया। गुडविल आप बैलेंस शीट में दिखा सकते हो 10500। अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप, सी मर गया ना, तो बी और सी के दरमियान राइट ऑफ कर दोगे पूरा 10,000। ए और बी के दरमियान में आपको 10,500 राइट ऑफ कर सकते हो आप, कर सकते हो आप। क्लियर? चलिए, अब जो है, अब आप बैलेंस निकाल सकते हैं, लेकिन सी का पैसा सी के एग्जीक्यूटर में डाल दो। तो टू सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट कितना चला जाएगा? ये ऐड करो, ये लेस करो। 30,134। क्लियर है? अब बैलेंस निकाल लो। टू बैलेंस सीडी, तो ए का कितना आया? 39,133। 8 27 8 35 और इसमें हो गया डैश। क्लियर? तो अब आप जब बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो यहां पे आप कैपिटल अकाउंट में, सॉरी, बैलेंस शीट जब आप बनाओगे बैलेंस शीट में, तो वहां कैपिटल में किसका आएगा? ए का और बी का। ए का कितना दिखाओगे? 39,133 और बी का कितना दिखाओगे? 133। इसको ऐड करके कितना आ जा रहा है? कितना? 7
अब सुनो, यहां पे सुनो, सी का एग्जीक्यूटर में जाएगा, सी इज एग्जीक्यूटर, क्योंकि सी का एग्जीक्यूटर मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो 30,134 कर दिए। लाइबिलिटी में और भी देखना है क्या क्या बचा हुआ है। क्रेडिटर है 15,600 अनटच्ड है, क्रेडिटर में कितना जाएगा 15,600। और क्या है, जनरल रिजर्व बढ़ चुका, नहीं बचा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है 2100 से आप 1600 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना जाएगा, टोटल 2100 था, फायदा हुआ 1600 का, तो 1600 फंड घट गया, बचा कितना 500। क्लियर। बाकी डाउटफुल डेब्ट हट गया, सब कुछ हट गया। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 3000 दिखाना है, लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको सी। किसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी देना था, तो यहां पे भाई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए ये मिटा रहे हैं, नोट नंबर 2, शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर सी। आपको बोला था लास्ट ईयर प्रॉफिट के हिसाब से निकालो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 12,000, तो 12,000 के ऊपर कितना परसेंट, सॉरी 1/3 है ना, लेकिन ये कितना महीना बिजनेस करके मरा, 3 महीना, तो 3/12 जो बचेगा उसका कितना हिस्सा 1/3, क्योंकि 12,000 का प्रॉफिट पूरा साल का होगा, लेकिन ये 3 महीना बिजनेस करके मरा, तो 3 महीने का कितना होगा आप निकाल लो, 3 महीने का प्रॉफिट का उसका हिस्सा बनता है 1/3, बोलो, तो उसका हिस्सा 1,000 है, तो उसके खाते में 1,000 रुपया जाना चाहिए, मिल गया। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट से 1,000 रुपया जाएगा, है ना, तो बचेगा कितना, 31,134। क्लियर। यहां हो जाएगा 31, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड में आएंगे। एसेट साइड में जो भी घट रहा है बढ़ रहा है, जैसे कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आप लो 54,000 का प्रॉपर्टी हो गया, फ्री होल्ड कितना का हो गया 54,000 ना, और गुडविल, आप गुडविल अगर दिखा रहे हो सबसे पहले गुडविल दिखाना, गुडविल का अभी वैल्यू 10,500। और क्या है इन्वेस्टमेंट आप पूरा कॉस्ट पे ही दिखाओगे, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट कितना पे 8,000, वो चेंज नहीं होगा, जब फ्लक्चुएशन फंड है तो वही फंड चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। चलो ये हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। स्टॉक 28,000, स्टॉक 28,000। डेटर आर ऑल गुड, डेटर है कितना 18,000। कैश इन हैंड 4,000। और जो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है ना, या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखें या सस्पेंस लिखें, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लिखो या एडजस्टमेंट लिखो, तुम्हारी मर्जी, एक जगह हम सस्पेंस भी लिख दिए, ठीक है।